नमस्कार, मैं विजय पाल क्लास 12th चैप्टर सेकंड के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। अब तक इस चैप्टर में हम 4 वीडियो बना चुके हैं। ये 5वां वीडियो है जो नगर एवं व्यापार इस टॉपिक के बारे में है। इस टॉपिक में हमें मेन जो पॉइंट पढ़ने हैं वो हैं इंट्रोडक्शन, परिचय, जिसमें हमें ये जानना है कि नगर और व्यापार के बीच में क्या संबंध है, नगरों में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी, इकोनॉमी में जो सिटीज़ है, नगर है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान होता है, ये सब परिचय में पढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है वो है न्यू सिटीज़ या न्यू टाउन्स, नए नगर कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में। तीसरा जो इस वीडियो में थर्ड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो नगरीय जनसंख्या यानी कि अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें संभ्रांत वर्ग मीन्स उच्च वर्ग है, एलीट क्लास है, उसके बारे में, और जो शिल्पकार हैं, क्राफ्ट पर्सन है, उसके बारे में हमें जानना है। इसके अलावा हमें उपमहाद्वीप में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और उसके बाहर व्यापार कैसे होता था, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम भारत के आसपास के देशों से ही लेते थे, कौन से हैं भारत के दूसरे जो देश है, दूर के देश, उनके साथ हम कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार करते थे, ये हमें जानना है। अगला जो सेगमेंट या पॉइंट है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है क्वाइन और किंग्स यानी कि राजा और सिक्के हैं, उनका क्या रिलेशन है, किस राजाओं ने कौन किस किस प्रकार के सिक्के बनाए हैं और उन सिक्कों से राजाओं के बारे में क्या पता चलता है, ये हमें डिस्कस करना है। और लास्ट में कंक्लूजन कि सिटीज़ है उनका ओवरऑल इम्पोर्टेंस क्या है इस पीरियड में, वो हमें डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं हम पहला अपना जो पॉइंट है उसका इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हमें 3 बातें हैं वो डिस्कस करनी है। एक, नगरों का उत्थान कैसे हुआ है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में द्वितीय नगरीकरण के बारे में हम अपने पहले वीडियोस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये सेकंड अर्बनाइजेशन है। ये जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। इस समय नए जो राज्य बन रहे हैं वो अधिकतर महाजनपदों की राजधानियां हैं, उसके बारे में है। नगरों में बेसिकली व्यापार के बारे में, प्रशासन के बारे में, सामान के उत्पादन के बारे में, इस तरह की गतिविधियाँ मुख्य रूप से चलाई जाती हैं। नगरों का अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अर्थ यानी कि धन की व्यवस्था। तो जिन जिन एक्टिविटीज़ से हमें पैसा मिलता है, धन मिलता है, वो सारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती हैं। जैसे कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, उत्पादन है, सेवाएं हैं, ये सारा का सारा अर्थव्यवस्था के अलग अलग पार्ट हैं, सेक्टर हैं। इनमें नगरों का बहुत बड़ा योगदान है। नगरों का योगदान ही उसके महत्व को दिखाता है। जो एक्टिविटीज़ नगरों में होती हैं वही उनका इम्पोर्टेंस शो करती हैं। दूसरा हमारा जो पार्ट है इसका वो है न्यू टाउन्स, नए नगर कौन कौन से हैं। तो न्यू टाउन्स के बारे में ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो नगर विकसित होते हैं उन्हीं को ही हम नए टाउन बोला गया। नए टाउन क्यों बोला गया है? क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो नगर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका पतन हो जाता है, और जो वैदिक सभ्यता है उसमें हमें नगर देखने को नहीं मिलते हैं, और ये एक प्रकार से नए नगर हैं, इसलिए इनको न्यू टाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो नगर हैं कहाँ पे विकसित होते हैं? ऐसी जगह पे विकसित होती हैं जो आने जाने के जो रास्ते हैं उन पर उनका है। कुछ स्थल मार्ग पे बसे हैं, कुछ जलमार्ग के आसपास बसे हैं, कुछ बंदरगाहों के आसपास बसे हैं। तो उस स्थान पर जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा है, जो क्रियाएं हैं ज़्यादा होती हैं, उन जगह पे नगर बसते हैं। किस प्रकार की गतिविधियां हैं ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हर प्रकार की गतिविधि है, चाहे वो सामान बनाने की, क्राफ्ट या शिल्पकार कोई सामान उत्पादन करता है उसके बनाने की है, उसके व्यापार की, एक देश से दूसरे देश से सामान लाने ले जाने की है। नगर में राजा या जो अधिकारी है उनके प्रशासन के बारे में, रहन सहन के बारे में, सेनाओं के बारे में पूरी गतिविधियां नगरों में होती रहती हैं। अगला जो सेगमेंट या पार्ट है हमारे इस वीडियो का वो है नगरीय पॉपुलेशन यानी अर्बन जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, और विशेष करके इसमें 2 ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस करना है। एक है उच्च वर्ग जिसको संभ्रांत वर्ग बोला गया है यानी एलीट वर्ग है, और दूसरा शिल्पकार है जो शिल्प यानी कि
क्राफ्ट के काम करते हैं, जो हाथों से किसी भी प्रकार का क्राफ्ट है, चाहे वो धातु का हो या बिना धातुओं से रिलेटेड है, जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं लोगों के द्वारा की जाती हैं और उस लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, वो सारा क्राफ्ट का हिस्सा होती है। नगरों में जो मुख्य रूप से शासक वर्ग है, उच्च वर्ग है, राजा है और उसके अधिकारी हैं, वो सभी अक्सर किलेबंद नगरों में रहते थे। यानी कि शहर है, उस शहर का एक वो पार्ट जिसमें उच्च वर्ग अमीर लोग रह रहे हैं, उसको फोर्टिफाइड किया जाता था, किलेबंदी की जाती थी, ताकि इजीली दुश्मन उस पर अटैक ना हो सके। तो प्रोटेक्शन की वजह से इस तरह का उनका स्ट्रक्चर करना पड़ता था। ये मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं, जैसे मानचित्र 3 है, इसमें महत्वपूर्ण नगर और राज्य है उनके बारे में बात की गई है। 16 महाजनपदों के बारे में बात की थी, अधिकतर वही हैं इसमें। जैसे कुषाण है, ये तक्षशिला इनकी राजधानी है, इस क्षेत्र में है। शक, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि पश्चिम क्षेत्र में शक थे। गुप्त जो राज्य है, इसके आगे वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। गुप्त साम्राज्य है या राज्य है, उसके ये प्रमुख शहर हैं, महास्थान है, पाटलिपुत्र है, वाराणसी है, श्रावस्ती है, कन्नौज है, मथुरा, विदिशा ये है। एक और महाशक्ति है जो गुप्तों के समय में इस समय शासन करती है, वो वाकाटक है। इसके बारे में हम जैसे नीचे देख रहे हैं, मध्य भारत में वाकाटक, ये गुप्त, जैसे हम पिछले वीडियो में बात की थी, चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी है, पुत्री है प्रभावती गुप्त, जिसके बदले में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसकी वजह से हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगली जो महाशक्ति है वो सातवाहनों के बारे में है। और सातवाहन जो दक्षिण के, जिसको हम दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से भी जानते हैं, और ये नीचे 3 शक्तियाँ हैं, चोल, चेर, पांडे, उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हैं हमारे इस समय के मैप या मानचित्र के बारे में। आगे इसके बारे में हम डिस्कस जो करते हैं, जितने भी ये नगर हैं, अधिकतर की खुदाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल यहाँ पे बड़े स्तर पे लोग रहते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित नगर हैं वहाँ पर खुदाई बड़े स्तर पे हुई है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर हैं, पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो इन नगरों की जो खुदाई की गई है उससे बहुत से हमारे पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं, जैसे NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी एक विशेष प्रकार के बर्तन हैं जो उत्तर भारत में मिले हैं, पॉलिश्ड हैं, इसलिए उनको NBPW के नाम से जाना गया है। हिंदी में इसको उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के नाम से जानते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कटोरे और थालियाँ हैं, अनेक प्रकार के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं, जो इस समय की व्यापारिक गतिविधियां हैं उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी देती हैं। इसके अलावा 2री शताब्दी ईस्वी से हमें छोटे दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं। दानात्मक अभिलेख का मतलब ऐसे अभिलेख जिनके बारे में, जिस पे हमें दान के बारे में पता चलता है कि भाई ये दान किस व्यक्ति ने दिया है, किसको दिया है, किस क्षेत्र के बारे में, ये हमें जानकारी मिलती है। इनसे विभिन्न व्यवसायों और लोगों के बारे में पता चलता है। ये जब खुदाई की गई है तो खुदाई में से जो सामान मिला है उसके बारे में, किस किस प्रकार के लोग व्यवसाय करते थे, काम करते थे, उसके बारे में, और लोगों की गतिविधियाँ उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो उत्पादक हैं और व्यापारी संघ है, जिसको उस समय श्रेणी के नाम से कहा जाता था या जाना जाता था, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। श्रेणियाँ एक ऐसा ग्रुप है जो व्यापारियों से संबंधित होती थी और ये व्यापार को या उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसको कंट्रोल करते थे। अगला जो सब हेडिंग है वो है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से मंगवाते थे उसके बारे में है। अगर इसकी बात करें तो
उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे के सारे पड़ोसी देश हैं। और इनसे और बाहर दोनों दिशाओं में, चाहे वो पूर्व में हो चाहे वो पश्चिम में हो, उनसे व्यापार होता रहता था। व्यापार दोनों दिशाओं में होता था, जल मार्ग से और नदी मार्ग से। हिंद महासागर से अगर पश्चिमी दिशा की बात करते हैं तो अरब सागर से होते हुए भूमध्य सागर, यहाँ पश्चिमी एशिया और यूरोप, इस पूरे क्षेत्र में व्यापार होता था। अगर पूर्व क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जैसे जावा, सुमात्रा, मलया, थाईलैंड, चीन, इन पूरे क्षेत्रों में व्यापार होता था। यानी कि भारत की जो भूमिका है व्यापार के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। जहाँ तक स्थल मार्ग की बात है, स्थल मार्ग में पैदल, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, इन सभी के साथ व्यापार होता था। प्रमुख जो व्यापारिक समूह है उसको तमिल भाषा में मत्स्यतुवन, और जो प्राकृत भाषा है उसमें सातवाह और सेट्टी के नाम से उनको जाना गया है। प्रमुख सामान जो व्यापार में लेन देन में होता था उनमें नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, ये प्रमुख सामान था। रोमन साम्राज्य के साथ, यानी कि जो रोम, इटली कैपिटल जिसकी है रोम, उससे साथ बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। और काली मिर्च, मसालों, कपड़ों, जड़ी बूटियों, इनकी रोमन साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा मांग होती थी। लास्ट जो हेडिंग है हमारा वो है राजा और सिक्कों के बारे में है। आजकल आप जैसे हम जानते हैं जो करेंसी है उसका जो हम यूज है वो विनिमय के तौर पे, यानी कि एक्सचेंज के तौर पे करते हैं। सामान जब खरीदते बेचते हैं तो उसका एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम क्या करते थे, जब कॉइन्स यूज़ में नहीं थे तो वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक सामान के बदले में दूसरे सामान का लेन देन करना। लेकिन जब सिक्के बन गए तो फिर ये लेन देन आसान हो गया। भारत में सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, चांदी के हैं और तांबे के हैं। उनको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के हैं क्यों हैं? क्योंकि वो टुकड़े होते थे धातु के और उस पर कोई स्टैंप लगाई जाती थी, उस पर पंच किया जाता था, इसलिए उनको आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। उन पर किस राजा ने जारी किया है इस तरह का या किस टाइम का है इस तरह की जानकारी नहीं है, केवल स्टैंप उस पर लगी हुई होती थी। ये मालाबार तट है, केरल है। इसमें एक बुक हम पहले बात कर चुके हैं, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी है। उसके बाद में ये लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में ये बुक लिखी गई थी। इसमें ये बताया गया है कि किन किन चीज़ों की डिमांड थी, जैसे भारी मात्रा में काली मिर्च, दाल, चीनी खरीदने के लिए बाजार, नगरों में विदेशी जहाज आते थे। यहाँ से भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन का आयात किया जाता था। इन बाज़ारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाली काली मिर्च है उसका निर्यात किया जाता था। काली मिर्च के अलावा उच्च कोटि के मोतिये, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पत्थर, हीरे और काले नग, कछुए की खोपड़ी का सामान। तमिलनाडु के कोंडुमलाल में बहुमूल्य और कम मूल्य के पत्थरों के बनाए जाने वाले मूंगे के उद्योग के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटबंधी स्थानीय क्षेत्रों से व्यापारियों के द्वारा पहुंचाया जाता होगा। तो ये बुक है एक प्रकार से जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे, किन किन सामान का व्यापारी व्यापार करते थे और कहाँ कहाँ उनकी डिमांड होती थी। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियंस वो यूनानी भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है लाल सागर। यानी कि इस बुक में लाल सागर से और भूमध्य सागर के बीच जो व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी है। चूँकि सिक्के इस समय महत्वपूर्ण हैं तो सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक के उसको नाम से जाना जाते हैं। इनमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इसके ऊपर बने हुए चित्र है, लिपि आदि के बारे में, साथ में धातुओं का विश्लेषण, वो किस धातु से बने हैं, किस संदर्भ में उनको पाया गया है, ये सारी जो स्टडी है वो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। ये कुछ कॉइन्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे नीचे ये पहला सबसे पुराना जो सिक्का है हमारा आहत सिक्का है जो 6वीं शताब्दी के आसपास है। इसमें आप पंच देखे ये उभरे हुए पार्ट हैं जो पंच करके बनाए गए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतीक नहीं दिखाया गया है। इसके नीचे जो है ये योद्धे सिक्का है जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में इसको जनजातीय कबीला है उसके द्वारा इसको चलाया गया था।
ये सिक्के हैं जो हिंदी यूनानी शासक है मिनांडर। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो फेमस शासक है उसके द्वारा ये बनाए सिक्के हैं। इसमें राजा की जो तस्वीर है उसके बारे में है, और ये इधर इसके बारे में, राजा के बारे में जानकारी दी गई, जिससे क्लियर है कि सबसे पहले सिक्के जो राजाओं की पिक्चर और डेट के साथ बनाए गए हैं वो हिंदी यूनानियों के द्वारा बनाए गए हैं। ये और सिक्के हैं, ये उसके बाद के पीरियड के गुप्त शासकों के सिक्के हैं, जिसमें गुप्त शासकों के बारे में ये पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो ये सिक्कों के बारे में। हाँ, इन सिक्कों से हमें क्या क्या पता चलता है, किसके बारे में पता चलता है, ये सिक्के जारी किसने किए हैं। अधिकतर जो सिक्के हैं वो राजाओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, ये जो अमीर लोग हैं या कुछ नागरिक है उनके द्वारा भी अपने बिजनेस वगैरह के लिए ये सिक्के चलाए जाते थे, लागू किए जाते थे। इन सिक्कों पर जो राजा हैं उनकी प्रतिमा या नाम है, ये लिखने की जो शुरुआत है अभी हमने ऊपर देखा हिंद यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया है। सोने के सिक्के बड़े स्तर पे कुषाणों के द्वारा शुरू किए गए हैं, जो रोमन सम्राटों और जो ईरानी जो राजा है उनके सिक्कों के समान हैं। दक्षिण भारत में अनेक स्थलों पे हमें इस तरह के सिक्के मिले हैं। विशेष करके ना इसे एक जगह है अरिकमेडू जो तमिलनाडु में है, वहाँ से हमें रोमन सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में जो पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास सिक्के जारी किए गए वो योद्धा राजाओं के द्वारा जारी किए गए हैं। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए हैं। इसके अलग अलग विचार हैं इतिहासकारों के। कुछ का कहना है कि रोम के साथ जो व्यापार था उसमें कमी आ गई थी, इसलिए सिक्के कम हो गए। किसी का कहना है कि सिक्के प्रचलन में कम थे, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें मिलता है। और कमी का कारण शायद ये रहा होगा कि लोगों ने उसको कलेक्शन नहीं रखा होगा, संग्रह नहीं किया होगा, इसलिए वो हमें नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये 2 वीडियो में हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको सही लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर एक्सपीरियंस करें।